मॉर्निंग स्टॉक्स वो शेयर जहां पर होते हैं खबरें, खबरों के चलते जहां पर देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, फटाफट करके जरा। आज रिजल्ट का दिन है तो रिजल्ट अच्छे अच्छे लेकर के आते हैं। इस गिरते बाजार में जो शेयर चल रहे हैं उसमें आईसीआईसीआई बैंक का पहले जिक्र करते हैं। शानदार रिजल्ट रहे हैं, 9.5% कंपनी की एनआईए बढ़ी है, 20,048 करोड़ रुपए रही है, 18,308 करोड़ रुपए से बढ़ करके। मुनाफे की बात करें तो 14.5% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 10,263 से बढ़ करके 11,746 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। तो शानदार नतीजे रहे हैं और शानदार नतीजों के चलते आज हम देख रहे हैं पूरे बैंकिंग इंडेक्स में अच्छी, काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छी रैली आती हुई दिखाई दे रही है। और कारण जो उसका जो है वो आईसीआईसीआई बैंक ही है, दिग्गज बैंक अपने क्षेत्र का। और अच्छी रिकवरी, अच्छी रैली, 4% से ऊपर, 1300 से ऊपर आज ट्रेड करता हुआ। हालांकि आज एचडीएफसी बैंक में सुस्ती है, लेकिन एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहे हैं आज। सर, आईसीआईसीआई बैंक में क्या करना चाहिए आज की इस रैली पे? देखिए, फिलहाल तो आईसीआईसी बैंक अच्छे मोमेंटम पे है और 1450 तक के लक्ष्य जा सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने होल्ड कर रहा है उन्हें रखना चाहिए। नंबर्स मैंने पहले भी बताए थे, अच्छे आएंगे। और आपको अगर याद हो तो एक महा कंपैरिजन बनाया था जिस पे हमने डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट प्रोग्राम, यानी कि लगभग 15 दिन हो गए, जिस पे बैंकिंग के सारे काउंटर की रेटिंग करी थी। वापस उस प्रोग्राम को देखिएगा, आपकी टीम से कहूँगा एक बार टैग कर देंगे वापस से, तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल 1450 टारगेट। चलिए, 1450 का टारगेट, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई आईसीआईसीआई बैंक पर। अगली कंपनी लेकर के आइए, यहाँ पर भी नतीजे हैं। और यस बैंक, एक और बैंक यस बैंक ने भी कमाल किया है इस बार। और यस बैंक में 14.5% के आसपास कंपनी का एनआई बढ़ा है। ये 1925 करोड़ रुपए से बढ़ करके 2201 करोड़ रुपए रहा है। मुनाफे की बात करें तो क्या शानदार, 225 करोड़ से मुनाफा बढ़ करके यस बैंक का। और सरप्राइज किया है इस बैंक ने, 553 करोड़ रुपए जो है वो मुनाफा रहा है। सर, काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं और शानदार नतीजों का शानदार असर भी देखने को मिल रहा है। और आज शेयर ने जो है 7.25% की तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है। एक समय करीब वो जो है हमने देखा 8-9-10% के आसपास की तेज़ी थी। क्या ये साइन ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि ये शेयर में अब दम दिखाना शुरू किया है, कम से कम नतीजों के आधार पर? अभी क्या करना चाहिए? देखिए, एग्जिट होने की राय होगी। 22 रुपए के आसपास मौका मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जो ये बजट, जिन लोगों ने रिजल्ट के लिए स्ट्रैटेजी लगाई थी, उनको वापस एक बार मौका मिलेगा। लॉन्ग टर्म पे आप सुनेंगे नहीं, इसलिए मैं कुछ बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इस तरीके के मौके पे एक बार को पैसा बाहर निकालिए, वापस से आपको 16-17 रुपए के पास मिलता हुआ नजर आएगा, फिर ले लेंगे वहाँ पर अगर लेना है तो। छोटा मोटा जॉबिंग करके थोड़े बहुत घर के खर्च निकालते रहे। तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक चाहें तो बुक कर लें आप, और उसके बाद नीचे दोबारा एंट्री की जा सकती है। उसके बाद से रणनीति तय करेंगे क्या टारगेट हो सकते हैं। अगली कंपनी लेकर के आइए, और ये है पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई आरईसी के भी नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि नतीजे 21.4% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 3856 से बढ़ करके 4680 करोड़ रुपए हो गया है। पीएफसी पे हमने बात की थी, और अब आरईसी का नंबर है। रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, 3,773 करोड़ रुपए से बढ़ करके कंपनी का मुनाफा हो गया है 4,006 करोड़ रुपए। और आज अगर हम शेयर के भाव पर अगर नज़र डालें तो काफ़ी अच्छा नतीजे देखने को मिले। उसके बाद 3% की तेज़ी, 523-523-50 के आसपास ये शेयर देखने को मिल रहा है। पीएफसी आरएससी दोनों में 3-3% की तेज़ी है। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी आरएससी को लेकर के? 522 पे चल रहा है। देखिए, 500 पे और 480 पे मैंने इसको वापस से एक बार को बाय की रिकमेंडेशन पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो अभी लेवल्स हैं उनको थोड़ा सा एकुमुलेट होने दीजिए, कंसोलिडेट होने दीजिए। लेवल्स जो आते हैं उनको फॉलो करके वापस बाय लीजिएगा। 600 तक के टारगेट फिर से मिलेंगे, लेकिन रेंज पे ही बाय करिए। स्टॉप लॉस 460 रुपए के साथ। 460 रुपए के साथ। चलिए, और एक और बैंक लेकर के आते हैं, और इस बैंक में भी नतीजे निकल करके आए। और क्या नतीजे रहे हैं? दूसरी तिमाही का मुनाफा 30% बढ़ा है और 937.4 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा बढ़ करके रहा है। एनआईआई में 20.7% की बढ़ोतरी रही है और ये 2948.2 करोड़ रुपए रहे। हालांकि बीच में इसकी ठीक से टाक पिटाई हुई थी बंधन बैंक की, लेकिन नतीजे अच्छे दिए हैं। आय में 19% का इजाफा, 3543 करोड़ रुपए रही है कंपनी की आय। वहीं अगर हम बात करें तो कंपनी के दूसरी तिमाही में जो कुल जमा है डिपॉजिट्स में भी 27% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक बड़ा कंसर्न आजकल बैंकों के लिए बना हुआ है। 1.43 लाख करोड़ रुपए रहा है। उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते हमने इसमें 9% के आसपास की बढ़त देखी थी जब हमने ये खबर बनाई थी। और अभी भी अगर हम देखें 9.5% से ज़्यादा की तेज़ी इसमें बनी हुई है। 184 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। बंधन बैंक, सर, ये उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है शेयर। क्या, हालांकि बैंक तो कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था,
क्या बंधन बैंक के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं नतीजों के बाद, या अभी आपको लगता है कि ठीक है नतीजे आ गए लेकिन अभी भी दबाव देखने को मिल सकता है आगे? देखिए अच्छे दिन तो नहीं, लेकिन बुरे दिन जरूर अभी चलेंगे, और बुरे दिन चलेंगे इनके अभी कम से कम मार्च और अप्रैल तक। तो फिर इन्वेस्टमेंट करने की कोई राय नहीं है, जो है वो लोग एग्जिट कर लें। अदर ऑप्शंस आपके पास बैंकिंग के बहुत अच्छे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, IDFC फर्स्ट बैंक है, दूसरे और बैंकों पे जाते बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, इन सब पे ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है, यहाँ से एग्जिट होने की राय। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं और ये है श्रीराम फाइनेंस की। तो जितनी भी ये NBFC बैंकिंग, इनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर से अच्छे नतीजों के चलते ही श्रीराम फाइनेंस में हमने देखा कंपनी का Q2 मुनाफा जो है वो 18.3% बढ़ा है, और ये 2071.3 करोड़ रुपए के आसपास रहा। NIA की बात करें तो 16.4% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। 5606 5607 के आसपास कंपनी का NIA रहा है। कंपनी का टोटल AUM जो है वो दूसरी तिमाही में करीब 20% बढ़ करके अब 2.43 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं कंपनी के, और उसके बाद से हमने देखा कि श्रीराम फाइनेंस पे बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उस पर भी जो है राय जो है वो निकल करके आई सकारात्मक। बोर्ड बैठक में हालांकि 1:5 के स्टॉक स्प्लिट को भी जो है वो मंजूरी दे दी गई है, और कंपनी ने 22 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो बहुत कुछ है यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स के अलावा भी, जिसके चलते शेयर के अंदर आज मोमेंटम बना हुआ है। श्रीराम फाइनेंस अभी भी हम देख रहे हैं 6.5% ऊपर सर, 3293 का आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, और आज जो है 3344 का लेवल इसने टेस्ट किया है। आपकी सलाह क्या रहेगी अभी जो है डिविडेंड और स्प्लिट बोनस दोनों की खबर के बाद? देखिए मुझे लगता है सारा मसाला एक बार में ही निकल चुका है, और अब इस मसाले की कॉस्टिंग यहाँ पर एडजस्ट होती हुई नज़र आएगी। स्टॉक में गिरावट आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, वापस से 2800 तक के लेवल दिखाई देंगे। मौका है आपके पास, ज़्यादा लालच मत करिए। प्रॉफिट आ रहा है बुक कर लीजिए, लॉस आ रहा है एग्जिट कर लीजिए, लॉस बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस रिजल्ट के बाद एक बार एग्जिट होने की राय है। दो चीज़ें हैं, देखिए रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर पूरी डिटेल में समझेंगे तो रिजल्ट पे के जो नंबर्स है वो नॉक करेंगे, तो वो जो चमक है वो चमक नहीं चमक रही, इसीलिए जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वही सिर्फ चमका है, और बाकी लॉन्ग टर्म पे हाई बनाने के बाद 3652 का गिरावट के दौर पे है, तो गिरावट अभी बढ़ेगी। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। बैंकिंग NBFCs पे काफ़ी बात हो गई, अब जरा रियल्टी शेयरों पे बात कर लेते हैं, और बात कर लेकर के आते हैं जरा DLF की। DLF के भी नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। दूसरी तिमाही का मुनाफा डबल से ज़्यादा बढ़ गया, 622.78 करोड़ रुपए से बढ़ करके 1381.08 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। आय में भी 48% की बढ़ोतरी रही है, और ये 2180 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की आय होती हुई दिखाई दी है। और FY25 में कंपनी को जो कुल आय है, कंपनी का जो लक्ष्य है वो 17,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का की उम्मीद है। कंपनी ने जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं वहाँ से कंपनी को अच्छे आय की उम्मीद के चलते कंपनी ने ये टारगेट यहाँ पर रखे हैं। यहाँ पर कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से भी पॉजिटिव व्यू आया है। मॉर्गन स्टैनली ने शेयर पर अब लक्ष्य बढ़ा करके 910 रुपये कर दिया है। वहीं नोवामा की तरफ से बाय रेटिंग दी गई है, और इस पर लक्ष्य बढ़ा करके 1081 रुपये किया गया है। और आज DLF में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, और ये 6.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ 826 का भाव देखने को मिल रहा है। DLF के भी नतीजे अच्छे रहे हैं। क्या यहाँ पर भी आपको क्या लगता है सर कि क्या यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करें, या फिर आपको लगता है कि नहीं होल्ड किया जा सकता है अभी? देखिए मार्च पे जब बजट आया था, फरवरी में आया था, तो मार्च में मैंने जो पहला शो किया था, मुझे याद है उस टाइम पे मैंने कहा था कि सारे रियल्टी स्टॉक से निकलना शुरू कर दीजिए। आज तक उस लेवल को अभी छुए नहीं, मार्केट भी गिरी है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। DLF का रेट आएगा 650 रुपया, 900 जाना है, 600 जाना है, चॉइस आपकी है। एग्जिट कर लो, मौका मिला है, बुझते दिए में फिर से आग लगी है, रिजल्ट का फ़ायदा उठाओ, जो बचते हैं निकल जाओ, जो प्रॉफिट में है वो भी बुक कर लो, पैसा अपने हाथ पे रखो। ठीक है, तो यहाँ पर DLF में भी एग्जिट की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अगली कंपनी जरा देखते हैं वहाँ पर कुछ गुंजाइश है या नहीं। और यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पर नतीजे काफ़ी ख़राब रहे हैं। 189 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले कंपनी को इस बार हुआ है 987 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। और इसके अलावा कंपनी की हालांकि आय में हमने देखा कि 14% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। 16,970 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। कंपनी पर 59,237 करोड़ रुपए का कर्ज भी मौजूद है। हालांकि कंपनी के पास कैश भी यहाँ पर ठीक ठाक मौजूद है। अगले 2 हफ्ते में कंपनी ने कहा है कि वो
बिजनेस क्लास जो है वो लॉन्च करने की योजना इंटर ग्लोब एविएशन की तरफ से यहाँ पर ये घोषणा की गई है नतीजों के साथ ही साथ गोल्डमैन सैक्स ने जो है रेटिंग को कंपनी की बरकरार रखा है बाई, लेकिन लक्ष्य में थोड़ी सी कटौती कर दी है और लक्ष्य को घटा करके कर दिया है 4800 रुपये। तो ये कुछ तमाम चीज़ें निकल करके आती हुई मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है और 4130 का जो है वो टारगेट कर दिया है। अभी जरा हम देखें तो 4009 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। 8% की गिरावट अभी भी है, हालांकि एक समय गिरावट काफ़ी ज़्यादा गहराती हुई यहाँ पर दिखाई दी थी। इंटरग्लोब एविएशन सर काफ़ी तेज़ी के साथ गिरावट रही है आज। देखिए ये शेयर मुझे कभी अच्छा लगा ही नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल मुझे इसके बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं दिखाई देते थे। और विपुल जी एक बात याद आती, फिर से मैं वही कहता हूँ, जाओ दूसरे टीवी चैनल देखो, वहाँ पर बड़े बड़े एनालिस्ट बताते हैं। आप एयरपोर्ट गए हो कभी? भीड़ लगी है, लोग लूट रहे हैं, लाइन पे लगे हुए हैं। अरे भैया उससे प्रॉफिट नहीं आता, प्रॉफिट कंपनी को सही से प्रॉपर रन करने से आता है। और देखिए क्या हुआ, इतना अगर इंडिगो की फ़्लाइटें अगर ऐसी चल रही है, उसके बावजूद अगर कंपनी लॉस दे रही है, तो कहीं ना कहीं घंटी बज रही है। उस घंटी को बजाओ, दोबारा कोई बोले कि बाय करो तो उससे बचो। कितना आना है? अभी 3000 के लेवल आएंगे, जब 50% फंड साफ हो जाएगा तो फिर वही सारे ज्ञाता महाज्ञाता जो है वो नेगेटिव रेटिंग देना शुरू कर देंगे। समझ में आ गया होगा फंडामेंटल नंबर्स क्या है। और मेरी एक बात अगर याद हो तो मैं हमेशा कहता था कि ये जैसे जैसे पेटीएम है, ये ईज माई ट्रिप है, ये स्पाइस जेट है, इन सब का मज़ा खूब लीजिए, इनकी सर्विसेज खूब यूज़ करिए, लेकिन निवेश मत करिए। एक और स्टॉक है जोमेटो, जल्दी हम 125 रुपये देखेंगे, वहाँ भी याद रखो। तो फिलहाल मार्केट की सिचुएशन पे इन सब के डिस्काउंट को कहीं आप अपनी पॉकेट से इंटरेस्ट के साथ ना वापस करो, इसलिए इनका सफ़र का मज़ा लीजिए, सब कुछ लीजिए, पर फंडामेंटल नंबर्स पर अच्छे नहीं है तो दूरी बनाइए। जब इसका आपने बात करी तो जीएमआर पे भी बता दीजिए, क्या वहाँ पर भी ऐसे ही फंडामेंटल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एविएशन सेक्टर की आप बात कर रहे थे। देखिए जीएमआर ने तो अपनी रेंटल इनकम अब इतनी बढ़ा लेनी है कि उसको तो इस पे जीएमआर और आईआरबी इनफा इनके पास, क्योंकि अभी भी जो एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं उनका रिनोवेशन जो चल रहा है या जो एयरपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट है इतने ज़्यादा है कि ये स्टॉक्स में बहुत कुछ लंबा करेक्शन आने के चांसेस नहीं होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे या सर्विसेज पे, दोनों में फ़र्क है। तो आपको इस बात का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। और फिलहाल जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने कई नाम ले लिए, ईज माई ट्रिप ले लिया, जोमेटो ले लिया और 2-3 स्टॉक्स और ले लिए। इन सबसे दूरी बना लीजिए। नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, कोई और चैनल देख के फिर आप फंसेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर काटेंगे, फिर बचेंगे, फिर हम बचाएंगे, फिर प्रॉफिट कमाएंगे, यही होता रहेगा। जीएमआर में बने रहे, अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? नहीं, जीएमआर में तो बिल्कुल, जीएमआर और आईआरबी तो मैंने फ्रेश अभी बाय की भी रिकमेंडेशन दी है, अच्छे वैल्यूएशंस पर मिल रहा है। और 1-1.5 साल में जो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकली बहुत से एयरपोर्ट्स और रिनोवेट होकर आएंगे, उसकी इनकम यहाँ पर बढ़ेगी। बुरा दिन था थोड़ा सा इनका जो आया था, देखिए जो अच्छा है वही मैं बता रहा हूँ, बुरा भी। जब दिल्ली T1 एयरपोर्ट पे जो घटना हुई थी, उसके बाद से जीएमआर के शेयर पे एक निगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ और वो मार्केट ने भी वहाँ पर थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया, इस वजह से दिखाई दिया। लेकिन फिलहाल जो अभी डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट ऑर्डर्स हैं, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत लंबा समय तक गिरावट नहीं रही। चलिए, तो ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को करते हैं यहीं पर समाप्त।